So hello students, here I am with the solutions of JEE Advanced 2021 पेपर 1। तो इससे पहले हमने 2017 ऑनवर्ड्स पूरे पेपर सेक्शन वाइज सॉल्व करके रखे हुए हैं, इसी प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी 2021 पे पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी हम 2023 तक के पूरे पेपर्स सॉल्व करके यहाँ आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। बिल्कुल डिटेल एक एक क्वेश्चन को बारीकी से डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मेरी कुछ और रिकमेंडेशंस हैं कि आप केम आईआईटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियल जेई एडवांस कंटेंट पढ़ने में, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ, एकदम कंसाइज्ड लेक्चर्स के साथ, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ मेरे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। और फॉर 2024 एस्पायरेंट्स अभी जो फ़िलहाल 2-3 महीने के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो एक कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। ये कोर्स आपको लास्ट के 40-45 दिन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इस बात को आप मान लीजिए, बहुत हेल्प करने वाला है। कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स वेयर आई एम टारगेटिंग 600 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स with PDFs and complete video solutions where most of the problems will be advanced plus level, but it will be highly relevant according to your JEE advanced syllabus. Okay, तो बिल्कुल आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। और सभी सीनियर स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डू रिकमेंड दिस चैनल और दिस प्लेटफॉर्म टू योर जूनियर्स। बिल्कुल रिकमेंड करें और हमको ग्रो करने में सहायता करें थोड़ी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट, पहला क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, करा जाए। 2021 का पेपर भी इट वाज नॉट डल, ठीक पेपर था, अच्छा था। देखिएगा कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे आपको। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब देखो, अब यही क्वेश्चन अच्छा है, बोला जाए तो ये क्वेश्चन अच्छा है, छोटा सा ट्रैप है। ऑल्दो लेक्चर्स के दौरान इस पे हमने अलग से चर्चा की थी। ये बात हो रही है बर्च रिडक्शन की, ठीक है, ये बात हो रही है बर्च रिडक्शन की। और बर्च रिडक्शन में जब आप मैकेनिज्म करते हो तो आपको ये बात पता होती है कि इसमें एक इंटरमीडिएट सा कुछ बनता है और वो है एनायन रेडिकल, ठीक है। इसमें बीच में एनायन रेडिकल बनता है। पहले एसिटी होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय सोडियम एटम, और फिर आपको एक एनायन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और एनायन रेडिकल बनने के बाद फिर बाकी वो H+ आ जाते हैं और फिर अल्टीमेटली ट्रांस एल्कीन बन जाता है। यही था मैकेनिज्म, डिटेल में आपने पढ़ा होगा। अब लेकिन बात ऐसी है कि जब आप इस एल्कीन का बर्च रिडक्शन कराओगे तो एक्चुअली में ये जो एल्काइन है, शायद मैंने एल्कीन बोल दिया, एल्काइन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इस एल्काइन की बर्च रिडक्शन कराओगे तो ये जो टर्मिनल वाला एल्काइन है ना, ये रिड्यूस नहीं हो पाता है। टर्मिनल वाला एल्काइन रिड्यूस नहीं हो पाता है। द रीजन बीइंग कि जब आप NaNH2 या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये लिखा थोड़ा उटपटांग तरीके से है बट समझ आ रहा है कि वो बर्च रिडक्शन है। ये कोई ढंग के तरीके से ना लिखा हुआ नहीं है, या तो इसको ना थोड़ा नंबर दे के बताना चाहिए। ये सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया ऐसा नहीं होता, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दैट्स द प्रॉपर बर्च रिडक्शन एक्चुअली। बट ठीक है, ये 1-2 लिखना चाहा है या जो भी चाहा है, ये बातें थोड़ी क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट एक बात तय है कि जब आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाल के थोड़े देर के लिए छोड़ते हो तो आपको पता है कि वो हाइड्रोजन बबल्स निकलने लगते हैं और सोडामाइड बन जाता है, NaNH2 बन जाता है, सोल्यूशन बेसिक इनफ हो जाता है। और जब NaNH2 बनेगा तो ये जो टर्मिनल एल्काइन है ना, इसका ये वाला हाइड्रोजन स्नैच आउट हो जाता है। और जब भी ये टर्मिनल एल्काइन अगर कोई है और हाइड्रोजन स्नैच आउट होके C-Na+ बन गया, तो अब इस एटम पर सोडियम का सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ फीजिबल स्टेप, दिस इज नॉट अ फीजिबल स्टेप।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बर्च रिडक्शन के दौरान टर्मिनल एल्काइंस आर नॉट रेड्यूस्ड। टर्मिनल एल्काइंस वैसे के वैसे रह जाते हैं, दे आर नॉट रेड्यूस्ड। और इसका तो आपको पता ही है, ट्रांस एल्कीन बन जाता है, क्योंकि वो एनायन रेडिकल सिस पोजीशन से तुरंत बॉन्ड घुमा के ट्रांस में चला जाता है, वो उसका मैकेनिज्म है, वो बात अलग है। तो बात ऐसी है कि दोनों रेड्यूस करना अच्छा चॉइस नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा और यहां पर ये रेड्यूस हो जाएगा, ये बात ठीक है। ऑल्दो आप बोल सकते हो कि सर वो सोडामाइड है तो वो सॉल्ट के फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है, बट दूसरे ऑप्शंस भी वैसे ही हैं, कहीं सॉल्ट दिया नहीं है तो आपको वही चूज करना होगा। दिस द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ तो सिस ही बना दिया, ये तो सीधे ही गलत हो गया। और यहाँ पर ये दोनों को ही रेड्यूस करके इधर भी पता नहीं, सिस तो कुछ डिफाइंड है नहीं, यहाँ सिस ट्रांस तो डिफाइंड है नहीं, इधर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है नहीं, बट वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा एक ऐसा टेढ़ा बना दिया है और सीधा बना दिया है, कुछ भी बनाओ क्या फर्क पड़ता है, यहाँ ये सिस ट्रांस थोड़ी ना, कुछ भी बनाओ क्या फर्क पड़ता है। तो ये कुछ नहीं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बट हाँ, ये अनाड़ी बच्चों के लिए गलती हो सकती थी इसमें, जो बस इतना पढ़ के आते हैं कि बर्थ रिडक्शन मतलब जहाँ ट्रिपल दिखे उसको डबल बना दो, वो स्कूल लेवल मेंस लेवल में जो पढ़ के आते हैं बिना मैकेनिज्म जाने, तो उनके लिए ये एक ट्रैप हो सकता है। बट थोड़ा भी अगर सिंसियरली बच्चे ने पढ़ाई किया होगा तो उसको ये बातें पता होंगी, क्योंकि मोस्टली लेक्चर्स के दौरान ये बातें डिस्कस हो जाती हैं, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट दैट टफ बट स्टिल अ गुड वन। यहां पर बोला जा रहा है the conformation that corresponds to the most stable conformation of mesobutane 2,3-diol। ट्रैप है इसमें भी, देखिए बात करा इसने म्यूजोब्यूटेन 2,3-डाइऑल, तो एक्चुअली ब्यूटेन 2,3-डाइऑल तो सभी हैं, वो दिख रहा है, ये सभी फॉर्मूले वाइज स्ट्रक्चर वाइज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब आप कॉन्फर्मेशंस देखते हैं तो आप स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हो? पहली चीज आप यही देखते हो ना कि मिथाइल मिथाइल दूर दूर रहें तो अच्छा होगा, आप यही देखते हो। अच्छा, तो आपने देखा मिथाइल मिथाइल दूर दूर कहाँ है, तो आपको दिखा यहां पर मिथाइल मिथाइल काफी दूर दूर है, तो ये अच्छा लग रहा है। यहां भी मिथाइल मिथाइल काफी दूर दूर है, सर ये भी अच्छा है ना सर, ये भी वही बात है, लेकिन इसमें OH OH पास में हो गए। तो क्या आपको ये बात याद आ रही है कि जब OH OH पास में होते हैं तो एंटी से ज्यादा स्टेबल गॉश कन्फर्मेशन होता है? बेसिक सी बात है, क्योंकि यहां आपको H बॉन्डिंग देखने को मिलती है बिटवीन OH एंड OH, यू गेट टू सी H बॉन्डिंग, एंड इन सच केसेस एंटी से ज्यादा स्टेबल गॉश कन्फर्मर हो जाता है। OH OH नीड्स टू बी एट these kind of positions, आजू बाजू होने ही चाहिए वो, ठीक है। ठीक है, बट अगर आप स्टेबिलिटी वाइज देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ ये तो सबसे स्टेबल है, स्टेबिलिटी वाइज ये स्टेबल लग रहा है। और इसकी बात करी जाए तो इन दोनों में जब आपने स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया तो आपने बोल दिया ना ना ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ OH OH पास है, मिथाइल दूर है अच्छी बात थी, बट यहाँ OH OH पास है, तो ये आपको अच्छा लग रहा है। और ये आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा, ये आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा देख के, क्यों? OH OH पास है अच्छी बात है, OH OH पास है अच्छी बात है, लेकिन सर मिथाइल मिथाइल भी पास हो गए ना, ये दूर हो जाते तो जिंदगी और ही अच्छी होती है। तो ऐसा ना बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, एग्जाम के माहौल में जल्दी से वो सी को टच कर सकते हैं, बट ध्यान से देखो यहां लिखा हुआ है मीजो, यहां लिखा हुआ है मीजो। और ये न जाने कितनी बार मैंने इसको कन्वर्ट कर करके आपको बताया, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर होगे तो आपको पता होगा मैं स्टीरियो को कितना जोर देके पढ़ाता हूँ, और न जाने कितने बार सॉल्यूशंस में ही मैंने आपको ये घुमा घुमा के कितने बारे बताया है। तो अभी मैं यहाँ से स्पष्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि यार ये मीजो नहीं है, ये मीजो नहीं है, सेम चीजें अलाइंग नहीं होंगी। लेकिन यही आप अगर इसको देखो ध्यान से और इसको बस इधर घुमा दो, पीछे वाले को घुमा दो 60 डिग्री, तो क्या आपको समझ आ रहा है ये कुछ ऐसा है? सामने वाले को वैसे ही रहने दो, OH
Me और H, पीछे वाले को दूसरे कलर से येलो से शो कर दे रहा हूं, ये देखो दिख गया, इधर OH, इधर H, और ये इधर इधर सॉरी, ये पीछे वाले को हमने इधर घुमाया, हाँ ठीक तो है, ये Me, ठीक है फाइन। ये पीछे वाले को हमने घुमाया इधर, तो OH OH, ये H इधर और ये वाला Me इधर। और ये देखिए आप इसको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जब आप इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आपको नजर आएगा ये OH OH, Me H एंड H, ये है मीजो, क्योंकि इसमें है POS। यहाँ ऐसा अलाइनमेंट नहीं आएगा। अगर आप इसको घुमाते हैं तो आप चेक करिए, जब आप इसका एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनाते हैं, सामने वाले को OH रखिए, इसको Me रखिए, इसको H रखिए, और फिर OH पीछे ऐसा, and then Me, and here this H will go here। तो आप देख सकते हैं H और Me इस तरह से आ रहे हैं, तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, और ये इसमें आपके प्लेन पोलराइज लाइट का इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मीजो कहलाएगा। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। अब अगर आप को ये लगे सर ऑप्शन डी तो देखा ही नहीं, चलो देख लेते हैं उसमें क्या कमी है, क्योंकि सर वैसा ही तो लग रहा है, ये भी स्टेबिलिटी वाइज तो बराबर है सर। हाँ स्टेबिलिटी वाइज बराबर है, लेकिन आप गौर से देखो ये भी मीजो नहीं है, गौर से देखो ये मीजो नहीं है। जब आप ये पीछे वाले को अलाइन करोगे, OH के साथ OH अलाइन करो तो H के साथ Me अलाइन होगा, ये भी कुछ इसी तरह बनेगा, मीजो नहीं है। तो मीजो होते हुए मोस्ट स्टेबल ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी मीजो होते हुए मोस्ट स्टेबल है। सर ये भी मीजो था क्या, सर ये भी मीजो था क्या, बात तो ठीक है, ये भी मीजो है। अब देखो अगर मॉलिक्यूल वाइज तो ये भी मीजो है, क्योंकि मॉलिक्यूल वाइज अगर देखो तो आप 180 डिग्री घुमा दो, मिथाइल मिथाइल अलाइन हो जाएगा, एच एच अलाइन हो जाएगा, OH OH अलाइन हो जाएगा। तो मीजो तो ये है, मीजो है। लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात करी जा रही है तो कंफर्मेशन के स्टेबिलिटी को देखना है, और कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी में ये बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि ये गॉश कंफर्मेशन H बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबल है। ऑल्दो यहाँ मिथाइल मिथाइल दूर हैं, यहाँ मिथाइल मिथाइल पास हैं, बट एंटी और गॉश में गॉश कन्फर्मेशन जीत जाता है जब OH OH आजू बाजू हो। कैसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बता रहा हूं अच्छा क्वेश्चन था, गलतियां हुई होंगी इसमें, और ऐसे क्वेश्चन ही मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं जो दिखने में काफ़ी मामूली से हो बट अंदर कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट टेस्ट करा हो बच्चों का, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चन है फ्रॉम वन ऑफ द डल चैप्टर्स। डल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना मैं खुद आपको बता रहा हूँ पर्सनली, इसमें क्वेश्चंस फ्रेम करना काफ़ी मुश्किल जॉब है। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ना, इसमें मैंने भी कुछ अपने ओरिजिनल्स फ्रेम किए हैं, बट मुझे बहुत एफर्ट्स लगे हैं इसमें, थोड़ा मुश्किल जॉब है इसमें क्वेश्चंस फ्रेम करना, क्योंकि वही वही टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, एट लास्ट वो चीज़ें कहीं वहीं कनेक्ट हो जाती है जाकर। बट ये जिस भी प्रोफेसर ने ये क्वेश्चन बनाया है, बढ़िया दिमाग लगा के बनाया, अच्छा क्वेश्चन है, गलती करवाएगा ये भी, और मैं बताऊँ तो थोड़ा फॉर्मेशन वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। एक तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें बिना पेन चलाए भी आंसर आ सकता है, बिना पेन चलाए। ऑल्दो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, बट बिना पेन चलाए दिमाग लगा के भी आ जाएगा आंसर। ये आपको एक फेस के बारे में बताया है और बाकी फेसेस में भी इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट है, और ये बता रहा है कि x छोटा है y बड़ा है, और ये बिल्कुल स्पष्ट यहाँ क्लियरली दिखा रहा है आपको कि देखो ये दोनों टच कर रहे हैं, और बीच में एक x छोटा सा कैटायन डाल दिया है, और पूछ रहा है आपसे कि बताओ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या बताओ, क्या ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है,
क्या ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है? तो क्या कहोगे आप, क्या ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है? तो आप बोलोगे नहीं सर, एग्जैक्टली सिंपल तो नहीं है। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है? तो पैकिंग फ्रैक्शन ये एनसीईआरटी में भी गिवन डेटा है, तो ये सभी बच्चों को याद रहता है। ये पैकिंग फ्रैक्शन कुछ 0.52 होती है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो। उसके बाद बात आती है फेस सेंटर्ड की, बात आती है फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड की क्या होती है? मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो पॉइंट, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करो तो एफसीसी की बात कर रहा हूं मैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 होती है। क्या आपको यहां पर यह बात समझ आ रही है कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है, बट ऑल्दो थोड़ा ना सॉल्व करना पड़ेगा, बट देखो आपको एग्जाम के दौरान आप सॉल्व कर सकते हो, बट एक गैस से भी एक रफ आइडिया मिल जा रहा है, और ऑप्शंस अच्छे हैं तो आंसर आ जा रहा है। आप ये समझो कि 0.74 एक मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी आती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, जब सभी बॉल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये सभी बॉल्स प्रॉपर एफसीसी पैकिंग कर रहे होते हैं और सभी का साइज बराबर होता है। आइडेंटिकल बॉल्स इस तरह से एफसीसी पैकिंग कर रहे होते हैं और साइज बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि हाँ एक मैक्सिमम एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी अटेन होती है, दैट इज ऑफ 0.74। यहां पे क्या किया गया है कि ये जो बीच वाला बॉल है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, बीच वाला बॉल कंपैरेटिवली छोटा है, बट फिर बात ये है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से तो अच्छा अरेंजमेंट है। एक्चुअली में क्या किया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये हर फेस में ना छोटे छोटे बॉल्स डाल दिया है, जो हर फेस बचा उसमें छोटे छोटे बॉल्स डाल दिया है। तो ये बात समझ आ रही है कि हाँ यार ये एफसीसी जितना एफिशिएंट तो नहीं होगा, लेकिन एफसीसी जितना एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से तो बेटर पैकिंग है, क्योंकि जो थोड़े थोड़े वॉइड्स बीच में थे उसमें छोटे छोटे एक्स एटम्स डाल दिया गया है, तो सिंपल से तो बेटर होगा। मतलब 0.52 के से थोड़ा बेटर और 0.74 से कम, ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपको दिख रहा है, ये देखो एक 0.52 और ये 0.47, ये गलत, और ये 0.63 सबसे सुटेबल ऑप्शन नजर आ रहा है। ऑल्दो मैं अभी सॉल्व भी करूंगा, और मैं ये बात बता दूं मैक्सिमम टपोरी बच्चे इसमें 0.74 मार्कर आए होंगे। वो जो एनसीईआरटी का ज्ञान है ना, वो ऐसी अंधकार में आपको ढकेलता है, वहां आपको कुछ भी अंड शंड आपको एफसीसी दिखा नहीं, कि दिख रहा है क्योंकि एफसीसी टाइप ही, बट उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई वन फेस आर शोन फॉर क्लैरिटी, ठीक है, कैटायन एक्स एंड एनायन वाई, ये दिखाया है। अब स्पष्ट लिखा नहीं है बट स्पष्ट दिख रहा है क्या, कि भाई मेरे ये साइड वाले एटम्स टच कर रहे हैं, ये साइड वाले एटम्स टच कर रहे हैं। एफसीसी में ऐसा होता है क्या, टच करते हैं साइड वाले एटम्स? नहीं होता ऐसा, साइड वाले एटम्स टच नहीं करते एफसीसी में। यहां पर एक रिलेशन आ जाएगा, ए एक्चुअली इक्वल टू 2RY, ये रिलेशन आएगा यहां पर, रेडियस ऑफ वाई की बात कर रहा हूं, और एक्स कैटायन छोटू सा बीच में डाला हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टच कर पा रहे हैं मतलब ये बीच वाला कैटायन छोटा ही होगा, तभी वो टच हो पा रहे। तो आंसर तो स्पष्ट समझ आ रहा है, 0.63 है, बिना कुछ सोचे समझे। बट अब इसको एग्जैक्ट, अब आप बोलोगे सर अगर मान लो इसी में नंबर्स 0.63, 0.68 ऐसा कुछ इसके बीच में कुछ नंबर्स डाल के देता तब क्या करते? तो चलो देख लेते हैं, कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए होगा? नंबर ऑफ एटम्स का, जो एटम्स है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपके क्यूब का वॉल्यूम। तो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 4/3 पाई आर वाई क्यूब, वाई में एनायन के लिए लिख रहा हूं आर वाई क्यूब, और वाई का एक ही एटम है इस यूनिट सेल में, साइड वाले 1/8 × 8, प्लस ये हर फेस में है, एक ही फेस को दिखाया गया है क्लैरिटी के लिए, हर फेस में ये x है, और अगर हर फेस में ये x है तो 3 हो गए x के एटम्स। सो 3 वॉल्यूम 4/3 पाई आर एक्स क्यूब अपॉन
This is the volume of atoms divided by the volume of unit cell, that is A cube. ये बनेगा कुछ ऐसे। और अब आप देखो तो एक रिलेशन तो यहां बहुत स्पष्ट दिख रहा है, दैट A is actually equal to 2RY. A is actually equal to 2RY. तो यहां से आप ऐसा कर सकते हो 2RY होल क्यूब, सो दैट इज 8RY क्यूब। यहां से ऐसा बच रहा है कुछ 8RY क्यूब, ये यहां से बन रहा है। अब एक काम करो, ये RY क्यूब को हटाओ थोड़ा इधर से, तो RY क्यूब से ना डिवाइड करो इसको, RY क्यूब और ये भी RY क्यूब, ये डिवाइड किया। ये डिवाइड करने के बाद मुझे ये दिखा कि यहां से ये RY क्यूब गया, इधर से भी RY क्यूब गया, और मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ गया। देख लो, यही आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये बात तो ठीक है आपकी, बट ये RX अपॉन RY की वैल्यू थोड़ी परेशान कर रही है। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, बट मैं आपको RX अपॉन RY की वैल्यू बता सकता हूं। एक देखो, ये फेस डायगोनल नजर आ रहा है यहां पर, और ये फेस डायगोनल परफेक्टली किसके बराबर है? फेस डायगोनल एक्चुअली में देखा जाए तो दिस इज A, assuming this A, this will be root 2A for sure. This will be root 2A. And this is also equal to 2 times of radius of x plus radius of y. And this is root 2A. Root 2A. A क्या है? A एक्चुअली में 2RY है। 2RY। 2 काट दीजिए इधर से, तो आपको RX बाय RY चाहिए था ना, तो अब RY से डिवाइड कर दीजिए। RY से अगर आप डिवाइड कर देते तो ये मिल रहा है आपको RX बाय RY प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 2। ये तो RY से गया, तो रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 1.414, सो दिस विल बी 0.414। ये आ गया। चलिए, RX बाय RY की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप यहां पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए, एंड ऑन कैलकुलेटिंग रफली यही आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्रॉपरली डिजाइन क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 मिस्टेक होगी, बच्चे भले उसको सिली एरर का नाम दे दें, बट वो कॉन्सेप्चुअल एरर है, होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन। अब आपसे भी हो सकता है ना हो रही हो, क्योंकि वो माहौल नहीं है, आप आराम से देख के कर रहे हो, लेकिन वो एग्जाम का माहौल अलग ही होता है। उसमें जो बच्चों ने दिया होगा, आपके सीनियर से आप पूछ सकते हैं, वो बताएंगे कि उनसे गलतियां हुई थी कि नहीं, जिन्होंने भी ये पेपर दिया होगा। नाउ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस एंड दिस। ये एक हल्का सस्ता क्वेश्चन दे दिया गया। 3 अच्छे क्वेश्चन के बाद एक सस्ता बोर्ड लेवल क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस में कुछ खास है या नहीं, बट मुझे नजर नहीं आता कुछ खास उसमें। ये एक सस्ता बोर्ड लेवल क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है, एक आख बोनस मिलना चाहिए आपको। तो क्रोमियम +3 का कॉम्प्लेक्स है और SFL है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। क्रोमियम इज एक्चुअली D3S0, बिकॉज क्रोमियम +3 की बात कर रहा हूं मैं। You know that chromium is S1D5. Ultimately, chromium +3 is D3. And whenever it is D3, irrespective of the nature of ligand, it will always have 3 unpaired electrons if it is forming coordination number 6 complex, that is octahedral complex. If they are forming, they will all obviously have 3 unpaired electrons, and so let it be 3 unpaired electrons here. And copper, it's Cu+3. remember, it's Cu+3 है ना। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नॉर्मल कॉपर आप देखते हो फिलहाल +1 कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ज़्यादा +2 कॉम्प्लेक्सेस देखते हो। ये एक्चुअली में कॉपर +3 है, फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। एक्चुअली है तो D8 कॉम्प्लेक्स ही ना, है तो D8 कॉम्प्लेक्स। और D8 का जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे,
हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो जाए, अगर वो D8 है, पेयरिंग वेयरिंग होने की कोई चांस नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसा ही रहेगा, पेयरिंग वेयरिंग के कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, और दो इलेक्ट्रॉन्स को आगे फेंकने की भी क्षमता किसी में नहीं होती। और अगर फेंक भी दिया जाए तो कुछ भी फेंकना नहीं है, वैसे मैं ये बता रहा हूं, आपसे पूछा तो सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही रहेंगे, ये पेयर वेयर होने वाले नहीं है। तो यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एन प्लस टू, आप लगा लीजिए, क्या बचेगा इधर। पहले वाले में आएगा रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2, दैट इज रूट 15, रूट 15 इज 4.9, तो 4.9 ये और ये गए दोनों। एंड इधर है कितने अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड, तो दो अनपेयर्ड के लिए रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4, सो रूट 8 इज 1.73, सो 1.73, हाँ ये ऑप्शन बी। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एंड इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आफ्टर 3 गुड क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ओके, तो ये सेक्शन होता है खत्म, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 2, एंड इट विल बी, आई गेस इट विल बी a numeric type or integer type. Okay, yes, it will be a numeric type section. काफ़ी बढ़िया होगा ये सेक्शन इसमें, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप सेक्शंस अच्छे रहते हैं पेपर में, अच्छा रेंज वेंज भी मिलता है आपको आंसर का, तो ठीक ठाक उत्साह रहता है, देखने में मज़ा आता है, क्वेश्चंस सॉल्व करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बिल्कुल आप ऐप ज़रूर इंस्टॉल करिए अगर आप सिंसियर बच्चे हैं और अच्छा मार्क्स चाहते हैं केमिस्ट्री में। अगर आप 100+ टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐप इंस्टॉल करिए, पढ़ाई आज से ही शुरू करिए अपनी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।